हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आपको लग रहा होगा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं, क्योंकि बच्चों को लगता होगा कि अरे यार, इस मास्टर को ना बहुत फुर्सत है, प्रत्येक दिन लेकर के पहुंच जाते हैं। ये क्या समझे मेरा दर्द कि कितना याद करना पड़ता है। आई नो बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि कितनी परेशानी होती है पढ़ने में, और एक्चुअली करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और सच में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन इस निरंतरता को बनाए रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप निरंतर नहीं करेंगे ना किसी चीज को तो फिर वो सफल नहीं होगा। बूंद नल से लगातार टपकता है तो वो उतनी मजबूत फर्श को छेद पाता है। बार बार रस्सी जो है वो पत्थर पे आती जाती है तो निशान बनता है। पगडंडियों पर लोग बीच मैदान होकर के भी चल देते हैं, और अगर लगातार चलते हैं तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये सारे उदाहरण ना सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, काफी है आपके लिए, कि आपको ये बताता है कि कष्ट है बट सफलता चाहिए तो करना पड़ता है। इसलिए कीजिए, दुखी होने की जरूरत नहीं है, खुश होकर कीजिए, क्योंकि कुछ नए शब्द सिखाते हैं, और वो भी वैसे जो कि आपके मित्रों को जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत हुई मोटिवेशन और ज्ञान की बातें। उम्मीद है आप सब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और आज के बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, वो चाह ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। आप सब में उतना टैलेंट है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए अरे ठंडे का असर रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसका निदान आप तक पहुंचा सके अगले दिन एपिसोड में आकर के। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये बहुत ही कॉमन शब्द है, फ्यूल। इस शब्द को आप जानते हैं, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लकड़ी, गैस, ईंधन जितने भी होते हैं, तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका कुछ और मीनिंग होता है, और उसी मीनिंग को लेकर के हम यहां पर उपस्थित हुए। टू मेक समबडी फील एन इमोशन मोर स्ट्रांगली, है ना, या फिर टू इंक्रीज समथिंग, या फिर टू मेक समथिंग स्ट्रांगर। इस अर्थ में हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, भड़काना या उत्तेजित करना। और जब ये फ्यूल वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो फिर इसके 5 फॉर्म होंगे। जैसे जैसे जहां जहां पर हमने प्ले को यूज किया वर्ब के तौर पर, वैसे वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टिमुलेट, बूस्ट एंड इनकरेज। क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट, बूस्ट एंड इनकरेज एक अर्थ में फ्यूल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डैम्पेन, डिप्लीट एंड क्वेल। क्या हो जाएगा? डैम्पेन, डिप्लीट एंड क्वेल एक अर्थ में फ्यूल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस्टरडेज मीटिंग इज लाइकली टू फ्यूल फर्दर स्पेकुलेशन अबाउट अ takeover। क्या है? yesterday's meeting is likely to fuel further speculation about a takeover। तो यहां पर जो आज के वर्ड ऑफ द डे में रखा गया शब्द है बहुत ही कॉमन है। जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ईंधन कहते हैं। जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो टू मेक समबडी फील एन इमोशन मोर स्ट्रांगली, टू इंक्रीज समथिंग और टू मेक समथिंग स्ट्रांगर, इस अर्थ में हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं। भड़काना या उत्तेजित करना, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। yesterday's meeting is likely to fuel further speculation about a takeover। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन का जो पहला शब्द है वो है डिफॉर्मेंट। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, और आप सबको पता होना चाहिए कि MENT भी एक नाउन सफिक्स है। जिस शब्द के अंत में लगा हुआ होता है वो नाउन होता है। तो डिफॉर्मेंट का मतलब क्या है? द एक्शन और फैक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग ऑफ टू अ लेटर टाइम। मतलब किसी चीज को हम रोक दे, ऑफ कर दे, किस चीज के लिए? बाद के समय के लिए। मतलब क्या है? पोस्टपोनमेंट, उसको हम पोस्टपोन कर दे। एन ओकेजन व्हेन समथिंग इज डिलेड अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब बाद के समय के लिए उसको डिले कर दिया जाता है, उसको हम डिफॉर्मेंट कहते हैं। स्थगन या विलंब कह सकते हैं आप इसको। सिनोनिम की बात करें, पोस्टपोनमेंट, डेफरल एंड रिप्रीव। क्या हो जाएगा? पोस्टपोनमेंट, डेफरल एंड रिप्रीव एक अर्थ में डिफॉर्मेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रश, हेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। क्या हो जाएगा? रश, हेस्ट एंड
कंटिन्यूएशन एक अर्थ में डिफरमेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला सेशन का पहला शब्द है वो है डिफरमेंट, द एक्शन और फैक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग ऑफ टू अ लेटर टाइम या पोस्टपोनमेंट, इस अर्थ में हम डिफरमेंट का प्रयोग करते हैं। एन ओकेजन व्हेन समथिंग इज डिलेड अंटिल अ लेटर टाइम, यानी स्थगन या विलंब के अर्थ में हम डिफरमेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉज ग्रांटेड अ डिफरमेंट ऑन माई एजुकेशन लोन्स। क्या है? आई वॉज ग्रांटेड अ डिफरमेंट ऑन माई एजुकेशन लोन्स। चले अगला जो शब्द है वो है प्रोमुलगेट। प्रोमुलगेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है टू प्रमोट an idea, a belief, a cause, etc. among many people or to officially announce a new law or system. क्या है? promulgate का मतलब है to promote an idea, a belief, cause, etc. among many people या फिर to officially announce a new law or system। इस अर्थ में हम promulgate का प्रयोग करते हैं। विचार, विश्वास आदि को लोगों में प्रख्यात या प्रसारित करना या नए कानून या प्रणाली की औपचारिक रूप से घोषणा करना, यानी अनाउंसमेंट के अर्थ में हम promulgate शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनेक्ट, इंप्लीमेंट, एनफोर्स एंड पास। ठीक है, इनेक्ट, इंप्लीमेंट, एनफोर्स एंड पास एक अर्थ में प्रोमुलगेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एब्रोगेट, कंसील एंड ओवरटर्न। क्या हो जाएगा? एब्रोगेट, कंसील एंड ओवरटर्न एक अर्थ में प्रोमुलगेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है प्रोमुलगेट, टू प्रमोट एन आइडिया, अ बिलीफ, अ कॉज एक्सेट्रा अमंग मेनी पीपल या टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम। इस अर्थ में हम प्रोमुलगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है द न्यू लॉ वाज फाइनली प्रोमुलगेटेड इन द ऑटम ऑफ लास्ट ईयर। क्या है? द न्यू लॉ वाज फाइनली प्रोमुलगेटेड इन द ऑटम ऑफ लास्ट ईयर। तो यहां पर इस पेज पर दो शब्द, डिफरमेंट मतलब है द एक्शन और फैक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग ऑफ टू अ लेटर टाइम या पोस्टपोनमेंट यानी स्थगन या विलंब। दूसरा है प्रोमुलगेट, टू प्रमोट एन आइडिया, बिलीफ, अ कॉज एक्सेट्रा अमंग मेनी पीपल या टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम। इस अर्थ में हम प्रोमुलगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंजीनियल। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन। ये कैसा है? फ्रेंडली और प्लेजेंट है। प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन मतलब है सौहार्दपूर्ण, अनुकूल या प्रीतिकर, है ना, जो कि सौहार्द और कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है, ऐसा फ्रेंडली और प्लेजेंट होना। इस अर्थ में हम कंजीनियल शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, प्लीजेंट, डिलाइटफुल एंड सेटिस्फाइंग। क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, डिलाइटफुल एंड सेटिस्फाइंग एक अर्थ में कंजीनियल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, अनप्लेजेंट, मिजरेबल एंड रिपग्नेंट। क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट, मिजरेबल एंड रिपग्नेंट एक अर्थ में कंजीनियल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कंजीनियल, मतलब है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। इस अर्थ में हम कंजीनियल शब्द का प्रयोग करते हैं। सौहार्दपूर्ण, अनुकूल, प्रीतिकर, जो कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्शन सिचुएशन होता है या वैसा कुछ हो जो इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करे। कैसा? सौहार्दपूर्ण, अनुकूल और प्रीतिकर, यानी कि कंफर्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उसके लिए हम कंजीनियल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, वी स्पेंट अ रिलैक्स्ड इवनिंग विद कंजीनियल फ्रेंड्स। क्या है? वी स्पेंट अ रिलैक्स्ड इवनिंग विद कंजीनियल फ्रेंड्स। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कंजीनियल, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन मतलब है सौहार्दपूर्ण, प्रीतिकर, अनुकूल। इस अर्थ में हम कंजीनियल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंडेम्निफिकेशन। क्या है? इंडेम्निफिकेशन। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होगा। इंडेम्निफिकेशन इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पेइंग और प्रोमिसिंग टू पे समवन एन अमाउंट ऑफ मनी इफ दे सफर डैमेज और लॉस। मतलब है कि किसी को कुछ पैसे देने या देने का कुछ पैसा देना या देने का प्रॉमिस करना, अगर उसने कोई डैमेज उठाया हो, उसका कोई लॉस हुआ हो, if they suffer damage or loss या the act of protecting someone against legal responsibility for their actions। इस अर्थ में हम इंडेम्निफिकेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब है क्षतिपूर्ति या हानि से सुरक्षा। दो सेंस है। इंडेम्निफिकेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ, एक तरह से कंपनसेशन कह सकते हैं, मुआवजा या हर्जाना के अर्थ में हम इंडेम्निफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ पेइंग और प्रोमिसिंग टू पे समवन एन अमाउंट ऑफ मनी इफ दे सफर डैमेज और लॉस। इस अर्थ में हम इंडेम्निफिकेशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा भी है द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन अगेंस्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। इस अर्थ में भी हम इंडेम्निफिकेशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंपनसेशन, रेपरेशन एंड रेस्टिट्यूशन। क्या है? कंपनसेशन, रेपरेशन एंड रेस्टिट्यूशन एक अर्थ में इंडेम्निफिकेशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, डेट, पेनाल्टी,
फॉरफिचर एंड डैमेज। क्या है? डेट, पेनाल्टी, फॉरफिचर एंड डैमेज एक अर्थ में इंडेमनिफिकेशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इंडेमनिफिकेशन इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। साधारण शब्दों में इसका एक शब्द में अगर मीनिंग समझे तो कॉम्पनसेशन पहला, दूसरा इम्यूनिटी, है ना। कॉम्पनसेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ पेइंग और प्रॉमिसिंग टू पे समवन एन अमाउंट ऑफ मनी इफ दे सफर डैमेज और लॉस, इस अर्थ में कॉम्पनसेशन है। द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन अगेंस्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, यहां पर इम्यूनिटी, है ना, सुरक्षा। तो क्षतिपूर्ति या हानि से सुरक्षा, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इंडेमनिफिकेशन का। सिनोनिम क्या है? कंपनसेशन, रेपरेशन एंड रेस्टिट्यूशन। एंटोनिम है डेट, पेनाल्टी, फॉरफिचर एंड डैमेज। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिफोर आई विल से एनीथिंग आई वॉन्ट फुल इंडेमनिफिकेशन। क्या है? बिफोर आई विल से एनीथिंग आई वॉन्ट फुल इंडेमनिफिकेशन। चले अगला जो शब्द है वो है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ प्लेस और स्टेज एट विच वायलेंस माइट बी एक्सपेक्टेड टू बिगिन। मतलब ऐसा प्लेस या ऐसा स्टेज जहां के बाद लगे कि वायलेंस पक्का होगा, है ना, आग भड़केगी, विस्फोट बिंदु या ज्वलनांक कहते हैं, उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अ प्लेस और स्टेज एट विच वायलेंस माइट बी एक्सपेक्टेड टू बिगिन, जहां से उम्मीद होती है कि यहां पर बिल्कुल आग भड़क जाएगी, है ना, उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। सिनोनिम की बात करें, क्लाइमैक्स, टर्निंग पॉइंट एंड पीक, क्या हो जाएगा? क्लाइमैक्स, टर्निंग पॉइंट एंड पीक एक अर्थ में फ्लैश पॉइंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। एग्जांपल देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ आर्मीज प्रेजेंस द सिटी इज सीन टू बी द फ्लैश पॉइंट ऑफ द एरिया। क्या है? बिकॉज ऑफ आर्मीज प्रेजेंस द सिटी इज सीन टू बी द फ्लैश पॉइंट ऑफ द एरिया। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्लैश पॉइंट, अ प्लेस और स्टेज एट विच वायलेंस माइट बी एक्सपेक्टेड टू बिगिन, जहां पर ऐसा स्टेज या ऐसा प्लेस जहां पर कि लगे कि वायलेंस, उम्मीद की जाए कि अब भड़क जाएगा, उस अर्थ में हम फ्लैश पॉइंट का प्रयोग करते हैं। विस्फोट बिंदु या ज्वलनांक कहते हैं उसको। बिकॉज ऑफ आर्मीज प्रेजेंस द सिटी इज सीन टू बी द फ्लैश पॉइंट ऑफ द एरिया। चले अगला जो शब्द है वो है एडिफाइस। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आप जानते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग। एक तो ये है बहुत कॉमन इस्तेमाल। दूसरा एक मीनिंग है अ सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई ऐसा सिस्टम जो कि लंबे समय से एस्टैब्लिश हुआ हो, है ना, किया गया हो, उसके लिए कहते हैं अ लार्ज। पहला जो सेंस है लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, एडिफाइस, है ना, और अ सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस दो अर्थ में हम एडिफाइस का प्रयोग करते हैं। भवन, भव्य भवन या बड़ी शानदार इमारत पहला, और दूसरा क्या है? सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिस्टम सिनोनिम की बात करें, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक। मैंने फैब्रिक की मीनिंग अलग से बताई थी। एक तो फैब्रिक का मीनिंग जो नॉर्मल आप जानते हैं वो होता है, एंड दूसरा मीनिंग मैंने जो फैब्रिक का बताया था, मैं चाहता हूं कि वो आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइए। एक रिवीजन के तौर पर ही आप भी करिए और अपने मित्रों की भी कराइए। क्या है सिनोनिम? क्या है? फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक। एडिफाइस के इस मीनिंग का सिनोनिम मैंने यहां पर रखा है, ठीक है। एंटोनिम की यहां पर मुझे नहीं लगी। भाई स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, फ्रेमवर्क है, संदर्भ के हिसाब से ऐसा कुछ लगेगा तो चुना जा सकता है, बट यहां पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। एडिफाइस, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। अ सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस अर्थ में भी हम एडिफाइस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाउन हॉल इज द ओनली एडिफाइस सर्वाइविंग फ्रॉम द 15th century। क्या है? द टाउन हॉल इज द ओनली एडिफाइस सर्वाइविंग फ्रॉम द 15th century। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेसमिर्च। बेसमिर्च वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है डैमेज समवन्स रेपुटेशन या मेक समथिंग डर्टी और डिसकलर्ड। पहला तो क्या है? डैमेज। क्या डैमेज करना है? किसी के रेपुटेशन को, किसी चीज को डर्टी कर दें या डिसकलर्ड कर दें, उस अर्थ में भी हम बेसमिर्च का प्रयोग करते हैं। कीचड़ उछालने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, सली, टार्निश एंड स्लेंडर। क्या हो जाएगा? सली, टार्निश एंड स्लेंडर एक अर्थ में बेसमिर्च के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑनर, प्रेज एंड एनहांस। क्या हो जाएगा? ऑनर, प्रेज एंड एनहांस एक अर्थ में बेसमिर्च के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है बेसमिर्च। डैमेज यानी समवन्स रेपुटेशन या फिर मेक समथिंग डर्टी एंड डिसकलर्ड, इस अर्थ में हम बेसमिर्च का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? सली, टार्निश एंड स्लेंडर। एंटोनिम है ऑनर, प्रेज एंड एनहांस। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड बेसमिर्च्ड the good name of his family। क्या है? He had besmirched the good name of his family। चले अगला जो शब्द है वो है रैश। रैश नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो आप जानते हैं स्किन पर अगर लाल लाल चकते दाने जैसे हो जाते हैं तो उसको भी रैश कहते हैं, उस अर्थ में नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स ऑफ द सेम काइंड हैपनिंग क्लोज टुगेदर,
ठीक है। दूसरा है डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स फर्स्ट, और एक्शन डन इन दिस वे। अब देखिए ये जो इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है कि डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस एंड बैड विदाउट बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट फर्स्ट। कोई भी इंसान अगर कुछ ऐसा करे, डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट फर्स्ट, तो वो इंसान के लिए है उतावला, अविवेकी, है ना, झक्की सनकी, जो बिना सोचे हुए काम कर ले। और किसी एक्शन के लिए जो इस तरीके से किया जाए, है ना, अविवेकपूर्ण एक्शन कहेंगे, तो उस अर्थ में वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ रैश, अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स ऑफ द सेम काइंड हैपनिंग क्लोज टुगेदर। इस अर्थ में भी रैश का प्रयोग करते हैं, एक के बाद एक घटित होने वाली दुखद घटनाएं। उतावला, अविवेकी या अविवेकपूर्ण, इस अर्थ में रैश का प्रयोग किया जाता है ना। उतावला, अविवेकी ये इंसान के लिए है, एंड अविवेकपूर्ण वो जो एक्शन है उसके लिए है। तो ये एक्शन के लिए है, ये इंसान के लिए है, और ये जो है पहला सेंस कि एक के बाद एक घटित होने वाली दुखद घटनाएं, उसको हम रैश कहते हैं। अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स ऑफ द सेम काइंड हैपनिंग क्लोज टुगेदर, इस अर्थ में रैश का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स फर्स्ट, या किसी एक्शन के लिए डन इन दिस वे, यानी इस तरीके से बिना सोचे समझे जो काम किया जाए उसके लिए रैश का प्रयोग करते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है रैश, अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स ऑफ द सेम काइंड हैपनिंग क्लोज टुगेदर, या डूइंग थिंग्स दैट माइट बी डेंजरस और बैड विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट फर्स्ट। ये किसी इंसान के लिए है, और एक्शन की बात करें डन इन दिस वे, यानी बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है, तो अविवेकपूर्ण। और इंसान कैसा होगा? उतावला या अविवेकी। सिनोनिम की बात करें रेकलेस, इम्पेटुअस, अनवेरी। क्या है? रेकलेस, इम्पेटुअस, अनवेरी, एक अर्थ में रैश के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें केयरफुल, कॉशियस एंड प्रूडेंट। क्या हो जाएगा? केयरफुल, कॉशियस एंड प्रूडेंट, एक अर्थ में रैश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दैट वाज अ रैश डिसीजन, यू डिडंट थिंक अबाउट द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। क्या है? दैट वाज अ रैश डिसीजन, यू डिडंट थिंक about the costs involved। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है rash, a series of unpleasant events of the same kind happening close together, या doing things that might be dangerous or bad without thinking about the possible result first, या action done in this way। इस अर्थ में हम rash का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? reckless, impetuous, unwary। एंटोनिम है careful, cautious and prudent। चलिए अगला जो शब्द है वो है overwhelm। ओवरवेल्म वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। मतलब है किसी को ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करा देना कि वो समझे ही नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करे, यानी अभिभूत हो जाना या भाव विभोर हो जाना, या फिर टू बी सो पावरफुल, बिग एटसेट्रा दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट। तो अभिभूत हो जाना, पराजित कर देना या हावी हो जाना, इस अर्थ में हम ओवरवेल्म का प्रयोग करते हैं। टू कॉज समवन टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, इस अर्थ में ओवरवेल्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टू बी सो पावरफुल, बिग एटसेट्रा दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट, इस अर्थ में भी हम ओवरवेल्म का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? डिफीट, वैंक्विश एंड सब्जुगेट। क्या है? डिफीट, वैंक्विश एंड सब्जुगेट। एंटोनिम है सरेंडर, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट एंड गिव अप। क्या है? सरेंडर, कैपिटुलेट एंड गिव अप, एक अर्थ में ओवरवेल्म के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनोनिम क्या है? डिफीट, वैंक्विश एंड सब्जुगेट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यू वर्ल्ड चैंपियन वाज ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द पब्लिसिटी। क्या है? द न्यू वर्ल्ड चैंपियन वाज ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द न्यू पब्लिसिटी। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ओवरवेल्म, मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। या दूसरा है टू बी सो पावरफुल, बिग एटसेट्रा दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट, यानी अभिभूत होना, हो जाना, पराजित कर देना या हावी होना, इस अर्थ में हम ओवरवेल्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट और एविल। क्या है? निंदनीय और जघन्य। वेरी अनप्लेजेंट और एविल, डेस्पिकेबल इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, निंदनीय या जघन्य के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें पिटिफुल, डिप्लोरेबल एंड मीन। क्या है? पिटिफुल, डिप्लोरेबल एंड मीन, एक अर्थ में डेस्पिकेबल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें एडमायरेबल, लॉर्डेबल एंड नोबल। क्या हो जाएगा? एडमायरेबल, लॉर्डेबल एंड नोबल, एक अर्थ में डेस्पिकेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है डेस्पिकेबल, मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट और एविल, निंदनीय या जघन्य। पिटिफुल, डिप्लोरेबल, मीन, एंटोनिम की बात है एडमायरेबल, लॉरेबल एंड नोबल।
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ डेस्पिकेबल एफर्ट टू ब्लैकमेल वोटर्स। क्या है? इट वॉज अ डेस्पिकेबल एफर्ट टू ब्लैकमेल वोटर्स। इस पेज पर दो शब्द, ओवरवेल्म मतलब है टू कॉज समवन टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, और दूसरा है टू बी सो पावरफुल, बिग एटसेट्रा दैट समबडी कैन नॉट डील विद इट। अभिभूत होना, पराजित कर देना या हावी हो जाना। डेस्पिकेबल दूसरा शब्द है, वेरी अनप्लेजेंट और इविल, निंदनीय और जघन्य। चलिए अगला जो शब्द है वो है माइंड बॉगलिंग। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और आप सब नए लोग बहुत फ्रेंडली टॉक में बहुत साल में बातचीत करते हैं। डिफिकल्ट टू इमेजिन, अंडरस्टैंड और बिलीव, या वेरी स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इमेजिन। कल्पनातीत, समझ से बाहर, अविश्वसनीय, अद्भुत। इस अर्थ में कल्पनातीत का मतलब है एकदम इमेजिनरी, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट टू इमेजिन, अंडरस्टैंड और बिलीव, या फिर समझ से बाहर, अविश्वसनीय और अद्भुत। इस अर्थ में भी हम माइंड बॉगलिंग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनकंप्रिहेंसिबल, एस्टॉन्डिंग एंड बिविल्डरिंग। क्या है? इनकंप्रिहेंसिबल, एस्टॉन्डिंग एंड बिविल्डरिंग एक अर्थ में माइंड बॉगलिंग के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ऑर्डिनरी, कॉमन, रेगुलर एंड हमड्रम। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, कॉमन, रेगुलर एंड हमड्रम एक अर्थ में माइंड बॉगलिंग के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम क्या है? इनकंप्रिहेंसिबल, एस्टॉन्डिंग एंड बिविल्डरिंग। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है माइंड बॉगलिंग, डिफिकल्ट टू इमेजिन, अंडरस्टैंड और बिलीव, या वेरी स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इमेजिन। मतलब है कल्पनातीत, समझ से बाहर, अविश्वसनीय, अद्भुत। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज पेड द माइंड बॉगलिंग सम ऑफ $10 million फॉर दैट फिल्म। क्या है? सी वॉज पेड द माइंड बॉगलिंग सम ऑफ $10 million फॉर दैट फिल्म। चले अगला जो शब्द है वो है ओवररन। ओवररन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ऑल ओवर एन एरिया इन ग्रेट नंबर्स और टू यूज मोर टाइम और मनी देन एक्सपेक्टेड। मतलब है कि पूरे किसी एरिया में फैल जाना बहुत अधिक संख्या में, या टू यूज मोर टाइम और मनी देन एक्सपेक्टेड, बड़ी संख्या में सर्वत्र फैल जाना या आशा से अधिक समय या धन लग जाना या लगा देना। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम ओवररन का। ओवररन क्या है? टू स्प्रेड ऑल ओवर एन एरिया इन ग्रेट नंबर्स और टू यूज मोर टाइम और मनी देन एक्सपेक्टेड, बड़ी संख्या में सर्वत्र फैल जाना, आशा से अधिक समय या धन लग जाना या लगा देना। इस अर्थ में हम ओवररन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? इनंडेट, स्वैम्प एंड परमिएट। क्या है? इनंडेट, स्वैम्प एंड परमिएट एक अर्थ में ओवररन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इवैक्यूएट, अंडरवेल्म एंड ड्रेन। क्या हो जाएगा? इवैक्यूएट, अंडरवेल्म एंड ड्रेन एक अर्थ में ओवररन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सिटी वॉज ओवररन बाय रैट्स। क्या है? द सिटी वॉज ओवररन बाय रैट्स। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ओवररन, टू स्प्रेड ऑल ओवर एन एरिया इन ग्रेट नंबर्स और टू यूज मोर टाइम और मनी देन एक्सपेक्टेड, बड़ी संख्या में सर्वत्र फैल जाना, आशा से अधिक समय या धन लग जाना, लगा देना। इस अर्थ में हम ओवररन का प्रयोग करते हैं। द सिटी वॉज ओवररन बाय रैट्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है गेमेट। गेमेट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज का जो क्षेत्र है ना, जो स्कोप हो सकता है, कंप्लीट रेंज और स्कोप मतलब सारे पहलू, संपूर्ण विस्तार। इस अर्थ में हम गेमेट का प्रयोग करते हैं। द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, इस अर्थ में गेमेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रेंज, स्कोप, स्पैन एंड एक्सटेंड। क्या हो जाएगा? रेंज, स्कोप, स्पैन एंड एक्सटेंड एक अर्थ में गेमेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नैरोनेस एंड लिमिटेडनेस। क्या हो जाएगा? नैरोनेस एंड लिमिटेडनेस एक अर्थ में गेमेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेंज, स्कोप, स्पैन एंड एक्सटेंड। गेमेट इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम गेमेट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर स्टोरीज एक्सप्रेसेस द गेमेट एक्सप्रेस। हर स्टोरीज एक्सप्रेस, यहां पर स्टोरीज है तो हर स्टोरीज एक्सप्रेस द गेमेट ऑफ इमोशन फ्रॉम जॉय टू डिस्पेयर। क्या है? हर स्टोरीज एक्सप्रेस द गेमेट ऑफ इमोशन फ्रॉम जॉय टू डिस्पेयर। तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है गेमेट, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, सारे पहलू, संपूर्ण विस्तार। इस अर्थ में हम गेमेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है थ्रो अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है, हाँ जी, ऐड कर लीजिएगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वोमिट, टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज, या टू लीव जॉब सडनली। तीन मीनिंग है। पहला है टू वोमिट, दूसरा है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज, और तीसरा है टू लीव जॉब सडनली।
अगर हम उल्टी करना, छोड़ देना या फिर कुछ नया प्रॉब्लम या आइडिया सुझाना या उत्पन्न करना, इस अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं थ्रो अप का। सिनोनिम की बात करें गिव अप, अबेंडन एंड रिलिंक्विश, छोड़ देने के लिए है गिव अप, अबेंडन एंड रिलिंक्विश, एक अर्थ में थ्रो अप के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें कीप, रिटेन, कंटिन्यू एंड स्टे, क्या हो जाएगा कीप, रिटेन, कंटिन्यू एंड स्टे, एक अर्थ में थ्रो अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है एक फ्रेजल वर्ब, थ्रो अप, टू वॉमिट, टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज, टू लीव जॉब सडनली, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं थ्रो अप का, उल्टी करना, छोड़ देना या कुछ नए समस्या या आइडियाज सुझाना या उत्पन्न करना, इस अर्थ में हम थ्रो अप का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर मार्केट रिसर्च threw up a few key facts, क्या है? Our market research threw up a few key facts. Our market research threw up a few key facts, है ना? क्या आया भाई? की few key facts. Our market research threw up a few key facts. तो इस पेज पर दो शब्द, commit, the complete range or scope of something, सारे पहलू या संपूर्ण विस्तार। दूसरा एक phrasal verb, throw up, to vomit, to produce new problems or ideas, to leave job suddenly, मतलब है उल्टी करना, छोड़ देना, कोई नई समस्या या आइडिया सुझाना या उत्पन्न करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं थ्रो अप का। चलिए, इस पेज का पहला सेशन का आखिरी शब्द मडस्लिंगिंग। मडस्लिंगिंग नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन एंड एक्यूजिंग देम ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, मतलब है निंदा या बदनामी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन एंड एक्यूजिंग देम of something in order to damage their reputation, निंदा या बदनामी, mudslinging, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें डिफेम, स्लैंडर, लिबेल एंड विलिफाई, क्या हो जाएगा डिफेम, स्लैंडर, लिबेल एंड विलिफाई, एक अर्थ में mudslinging के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें प्रेज, ऑनर, एक्सॉल्ट एंड ग्लोरीफाई, क्या है प्रेज, ऑनर, एक्सॉल्ट एंड ग्लोरीफाई, एक अर्थ में mudslinging के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला पहला सेशन का आखिरी शब्द mudslinging, मतलब है the act of criticizing someone and accusing them of something in order to damage their reputation, निंदा या बदनामी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं mudslinging का। सिनोनिम है डिफेम, स्लैंडर, लिबेल एंड विलिफाई, एंटोनिम है प्रेज, ऑनर, एक्सॉल्ट एंड ग्लोरीफाई। एग्जांपल देख लेते हैं। This election campaign has seen all the usual mudslinging we have come to expect, है ना? क्या है? This election campaign has seen all the usual mudslinging we have come to expect. Mudslinging सेशन का आखिरी शब्द, the act of criticizing someone and accusing them of something in order to damage their reputation, निंदा या बदनामी। उम्मीद है कि आज के सेशन में 15 शब्द और एक वर्ड ऑफ द डे, कुल 16 शब्द जो रखे गए हैं वो सब के सब आपको पढ़ करके मजा आया, और जो पहले से पता था दोहरा गया, कुछ नए एंटोनिम सिनोनिम्स जुड़ गए उसके साथ, और आपको यहां पर बहुत मजा आया, बोर नहीं हुए, ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।